वेलकम टू रेलवे एग्जाम्स 98। तो चलिए आज हम देखेंगे बिहार एसएससी यानी बीएसएससी इंटर स्तरीय द्वितीय इंटर स्तरीय लेवल जो वैकेंसी निकली है उसके दृष्टिकोण से हम प्रैक्टिस सेट करेंगे। जो आपका प्रैक्टिस सेट में रहेगा 75 यानी जीके एंड जीएस कितना रहेगा 75। उसके साथ ही मैथ आपसे पूछ लिया जाएगा 25 और रीजनिंग आपसे पूछ लिया जाएगा 50। ठीक है, टोटल आपका 150 क्वेश्चन होगा। 150 इंटू 4 यानी 600 नंबर का क्या होगा, 600 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। कितने नंबर का पेपर होगा टोटल, 600 नंबर का। ठीक है, यानी एक नंबर अगर एक सही होता है आपका तो उसमें 4 नंबर दिया जाएगा, लेकिन एक अगर रॉन्ग हो गया तो आपको 1 अंक काट लिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये आपका सेट प्रैक्टिस है। कौन सा बुक रहेगा, ये आपका एडुटेरिया का बुक है। ठीक है, उससे आपका प्रैक्टिस है। आज सेशन पहला सेट होगा। कौन सा सेट पहला होगा, तो आप लोग चलिए देखते हैं, जिसमें हम 75 का क्वेश्चन का हम क्या करेंगे, हम डिस्कशन करेंगे भी, साथ में हम प्रैक्टिस भी करेंगे। मतलब क्वेश्चन वाइज प्रैक्टिस करते जाएंगे, साथ में क्वेश्चन वाइज डिस्कशन भी करते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए जुड़े हैं या चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, और साथ ही आप लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। चलिए हम शुरू करते हैं, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और सबसे पहली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, ये आपका बीएसएससी इंटर स्तरीय, ठीक है, प्रैक्टिस सेट आज 1 होगा। ठीक है, ये 150 क्वेश्चन का होगा, 600 मार्क्स टोटल होगा, जो 2.25 घंटे मिलेंगे आपको समय। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहली क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो चलिए पहली क्वेश्चन है आपका बहुत ही अच्छे प्रश्न के साथ, पॉलिटी से। पहला क्वेश्चन है, भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद की शपथ कौन दिलवाता है। मतलब भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद की शपथ कौन दिलवाता है। तो आपका राज्य का राज्यपाल यानी ऑप्शन नंबर बी। कौन दिलवाता है, राज्य का राज्यपाल, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगर इसका हम थोड़ा विश्लेषण कर लें तो यानी संविधान अनुच्छेद के अनुसार, भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अनुसार 219 के तहत, कितने के तहत, अनुच्छेद 219 के तहत भारत में जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के राज्य के राज्यपाल को शपथ दिलाई जाती है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। कौन करता है, राष्ट्रपति करता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति। ठीक है, और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन किसके द्वारा किया जाता है, तो ये राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। और भारत के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श के बाद की जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरी क्वेश्चन है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों से संबंधित चुनावी विवादों का निपटारा कौन करता है। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों में मतभेद होती है यानी चुनाव होती है, तो विवादों का निपटारा, जब दोनों विवाद करते हैं तो उसके निपटारा कौन करेगा। तो सबको पता होगा कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय करेगा। चलिए यह है अनुच्छेद 71 के तहत होती है। किसके तहत, अनुच्छेद 71 के तहत। ठीक है, ये भी ध्यान में रखिएगा। यानी अनुच्छेद 71 के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रपति और राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में विवादों का निपटारा कौन करता है। ठीक है, इसका फैसला अंतिम होता है, जो सर्वोच्च न्यायालय फैसला देगा ये फैसला अंतिम होगा। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी, सेकंड का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन आते हैं।
तीसरा क्वेश्चन है, भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श निहित है। भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श निहित है। तो इसका 7वें सूची में प्रस्तावना में, मूल अधिकार में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, यानी किस में होता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। ये आपका भाग 4 में मिलेगा। किस में मिलेगा, भाग 4 में, जो अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है। कहाँ तक है, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है। ठीक है। नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है, ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ये भी ध्यान में रखिएगा। कब लिया गया था, 1937 के तहत। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। चौथा क्वेश्चन है, भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार, भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार किसके पास है। तो यह कैसा अधिकार है, ये आपका संवैधानिक अधिकार है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है। ये आपका अनुच्छेद 326 कितने मिल जाएगा, कितने में, 326 के अनुसार, किसके द्वारा, 326 के द्वारा मताधिकार निर्वाचित होने का अधिकार है, जो संवैधानिक अधिकार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सिविल सेवा बोर्ड के पदेन अध्यक्ष होते हैं। ये आपका कैबिनेट सचिव होते हैं। कौन होते हैं, कैबिनेट सचिव। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैबिनेट सचिव है जो भारत के सर्वोच्च कार्यकारी अधिकारी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर यानी छठा क्वेश्चन है, लोकसभा के अध्यक्ष को पद से हटाया जा सकता है। मतलब किस स्थिति में लोकसभा के अध्यक्ष को पद से हटाया जा सकता है, यानी किसके द्वारा हटाया जा सकता है। तो ये आपका लोकसभा में बहुमत प्राप्त पार्टी द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा, एक प्रस्ताव द्वारा जो लोकसभा के कुल सदस्यों के आधे से कम नहीं हो, लोकसभा की कुल सदस्यता के कम से कम 2/3 से पारित प्रस्ताव द्वारा। चौथा है यानी डी है, लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा। ठीक है। तो किसके द्वारा हटाया जा सकता है, तो 6 नंबर का हो जाएगा डी, लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां क्वेश्चन है, भारत का संविधान गणतंत्रात्मक है क्योंकि यह एक निर्वाचित संसद का प्रावधान करता है, वयस्क मताधिकार का प्रावधान करता है, मौलिक अधिकार प्रदान करता है, कोई वंशानुगत शासक नहीं है। यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कोई वंशानुगत शासक नहीं है। यानी कहने का मतलब है कि भारत का संविधान जो गणतंत्रात्मक है क्योंकि इसमें कोई वंशानुगत शासक नहीं है। इसका मतलब राज्य के प्रमुख का चुनाव किया जाता है। एक गणतंत्र एक संप्रभु राज्यादेश है जिसमें सत्ता राज्य के निर्वाचित प्रमुखों में रहती है, न कि वंशानुगत प्रमुख में। चलिए ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन की ओर, गांधी जी से संबंधित है। गांधी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था। गांधी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था, तो राजकुमार शुक्ल ने दिया था। किसने दिया था, राजकुमार शुक्ल ने दिया था, जो 1916 ईस्वी में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन हो रहे थे। वहाँ पे बिहार के काफ़ी लोग वहाँ मौजूद थे। उसमें से एक जो थे चंपारण के राजकुमार शुक्ल भी थे, जो स्वयं तिनकठिया के लिए, नील की खेती के लिए, यानी तिनकठिया जो नील की खेती होती थी उसको उत्पीड़न शिकार थे राजकुमार शुक्ल। तो वही राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण आने की आमंत्रण दिया। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, 1913 ईस्वी में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना की। शाखा की स्थापना किसने की थी, तो 1913 ईस्वी में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी, तो एक की है आपका सचिंद्रनाथ सन्याल ने। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कौन थे, सचिंद्रनाथ सन्याल। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की ओर।
10वां क्वेश्चन है, बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? तो बिहार का पहला रामसर स्थल कांवर झील है। कौन सा है? कांवर झील है। ठीक है, ये कहाँ में है? बेगूसराय में। कहाँ? बेगूसराय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 11 की ओर। 11वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी? तो ये आपकी सिंधु घाटी की सभ्यता, ऑप्शन नंबर डी। कौन सी हो जाएगी? ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत के प्रसिद्ध शासक किसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था? तो ये कौन अपनाए थे अंतिम दिनों में जैन धर्म? तो चंद्रगुप्त। किसने? चंद्रगुप्त। ऑप्शन नंबर सी, 12 का सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, यानी जो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म तो अपना लिया। कब अपना था? जैन साधु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा लेकर। जैन साधु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा लेकर श्रवण बेलगोला कर्नाटक में 298 ईसा पूर्व में उपवास थे, यानी संलेखना विधि द्वारा अपना शरीर त्याग दिया। किस विधि द्वारा? संलेखना विधि द्वारा। ठीक है, यानी उपवास। कहाँ में? श्रवण बेलगोला में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सी कला ग्रीक बौद्ध कला के नाम से भी जाना जाता है? तो गंधार कला है। कौन सी है? गंधार कला, जो ग्रीक कला के नाम से जाना जाता है। ये यूनानी कला का सम्मिश्रण शैली है जिसका संरक्षण शक और कुषाण थे। कौन थे? शक और कुषाण। 14 नंबर क्वेश्चन आइए, सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन निम्न में से किस शासक द्वारा किया गया था? तो किस शासक द्वारा किया गया था? ये इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन किया था किसने? इल्तुतमिश ने। कुतुब मीनार के निर्माण को पूर्ण करवाया इल्तुतमिश। एकता प्रणाली चलाई गई इल्तुतमिश के द्वारा। 40 गुलाम सरदारों का संगठन बनाया जिसे तुर्कान ए चेहलगानी के नाम से भी जाना गया, वो इल्तुतमिश के ही द्वारा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये थे वारेन हेस्टिंग। कौन थे? वारेन हेस्टिंग। द्वितीय आंग्ल मैसूर कब हुआ था? 1780 से 84 के बीच। कब हुआ था? 1780 से 84 के बीच। और तृतीय पूछ दिया जाए तो 1790 से 92 के बीच। और चतुर्थ पूछे आंग्ल मैसूर युद्ध तो 1799 में हुआ था। ठीक है, चलिए, तो द्वितीय में कौन थे? वारेन हेस्टिंग। तृतीय में कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस। और चतुर्थ में कौन थे? लॉर्ड ब्लेजली। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 है, किसने कहा था कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती है? किसने कहा था कि कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती है? तो ये करती है लॉर्ड डफरिन। ऑप्शन नंबर डी। कौन करती है? लॉर्ड डफरिन। इनको मानना था कि कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व ही करती है। डफरिन को मानना था कि कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व ही करती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो ये थे एमजी नरांडे। कौन थे? एमजी नरांडे। ऑप्शन नंबर सी। ये कब की गई थी? 1867 ईस्वी में। पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना कब की गई थी? 1867 ईस्वी में। ठीक है, और परमहंस मंडली की स्थापना गोपाल हरिदेश मुख ने 1840 ईस्वी में की थी। कौन की थी? 1840 ईस्वी में किसकी स्थापना की थी? परमहंस मंडली की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या था? तो मुख्य विशेषता था भूराजस्व। कौन सा था? भूराजस्व।
चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था? तो किस मुगल था उस समय जो जौनपुर से फतवा जारी हुआ था? तो उस समय बाबर। 1580 ईस्वी में जौनपुर के एक धर्मगुरु थे। कौन थे? जो धर्मगुरु ने सभी मुस्लिमों को अकबर के विरुद्ध करने के लिए फतवा जारी किया गया। ठीक है, आगे आइए। क्वेश्चन नंबर 20, नीचे दिए गए घटनाएं तथा उसके तिथि का सही मिलान करना है। क्या करना है? सही मिलान करना है। तो रॉलेट एक्ट, तो रॉलेट एक्ट कब हुआ था? 19 मार्च 1919 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर ए का पहला। रॉलेट सत्याग्रह हुआ था 6 अप्रैल 1919 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन कब हुआ था? ये हुआ था आपका 2 दिसंबर 1919 को। ठीक है, और जालियांवाला बाग हत्याकांड सबको पता होगा 13 अप्रैल 1919 को। तो मिला लीजिएगा ऑप्शन। ठीक है, यानी पहला का पहला, ए का पहला, बी का दूसरा और सी का चौथा, पहला दूसरा चौथा तीसरा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम में समझाना है। ठीक है, किसमें? आरोही क्रम में। तो आपको सबके पता होगा कि सबसे ज़्यादा बांग्लादेश का है, उसके बाद चीन का, उसके बाद पाकिस्तान का, उसके बाद नेपाल का, उसके बाद म्यांमार का, उसके बाद भूटान, उसके बाद अफगानिस्तान। तो सबसे पहले आ जाएगा इसमें नेपाल, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश। ऑप्शन के अनुसार नेपाल, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश। क्योंकि नेपाल 1751 है, नेपाल 1751 पर है, उसका सीमा की लंबाई किलोमीटर, और पाकिस्तान 3300 कितना 23, और उसके बाद चीन कितना है 3488, और उसके बाद है बांग्लादेश 4096। कितना है? 4096। तो जाहिर सी बात है क्योंकि चार ही दिया है देश का नाम। तो 1751 में 51, 3323, 3488 और 4096। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भू स्तरीय रचना वाला नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भू स्तरीय रचना वाला नहीं है? तो रोहतास। कौन सा है? रोहतास। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, अटल टनल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उनमें से कौन से सही है? ठीक है, पहला है इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन द्वारा किया गया। यह मनाली और लाहौल स्पीति घाटी को जोड़ती है। सही बात है। यह हिमालय के पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के मध्य स्थित है। यह भारत के लिए सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यानी चारों जो दिया गया है कल सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका इज द राइट आंसर। 1 2 3 4। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 है, नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है? नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है? तो नर्मदा घाटी सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच स्थित है। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नर्मदा नदी का पश्चिम की ओर बहाव है। किस ओर? पश्चिम की ओर। इसका कारण है कि भ्रंश घाटी से होकर प्रभावित होती है। कहाँ किधर से प्रवाहित होती है? भ्रंश घाटी से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25वां क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है। लौ यश और राज क्या है? पहला है बादाम पहाड़। तो बादाम पहाड़ उड़ीसा में होता है। कहाँ होता है? उड़ीसा में। डल्ली राजहरा कहाँ होता है? छत्तीसगढ़। कुद्रेमुख कर्नाटक में। नोआमुंडी झारखंड में। तो इस तरह आपको 2 3 4 1
ठीक है, 25 का याद कर लीजिएगा, मिला लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 26 क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन है, अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो अवस्थित है। अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो अवस्थित है, तो कहाँ है माउंट किलिमंजारो? तो यह है आपका तंजानिया में, ऑप्शन नंबर सी। तंजानिया में कौन सी पर्वत है? किलिमंजारो। दक्षिण अफ्रीका में आपको मिल जाएगा ओजस डेल सेलेडो। उत्तरी अमेरिका में आपको मिल जाएगा माउंट मैककिनले। यूरोप में मिल जाएगा एल्ब्रूस। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा है। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा है कौन सी? तो यह समान दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मिलाना है, यानी देश और राजधानी दिया है। उज्बेकिस्तान का हो जाएगा ताशकंद, ताजिकिस्तान का हो जाएगा दुशांबे, सब लगता है इक्वल है। किर्गिस्तान का हो जाएगा बिश्केक, तुर्कमेनिस्तान का हो जाएगा अशगाबाद, यानी 1 2 3 4। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन मुद्रा के अवमूल्यन का सबसे संभावित प्रभाव होगा? तो सबसे संभावित प्रभाव निर्यात में वृद्धि, ऑप्शन नंबर बी। यानी मुद्रा का अवमूल्यन है जो अवमूल्यन किसी अन्य मुद्राओं के समूह या मुद्रा का मानक के सापेक्ष किसी देश के मूल्य का जानबूझकर नीचे की ओर समायोजन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30वां क्वेश्चन है, वह दर जिस पर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक रिजर्व बैंक से रातों रात धन की अतिरिक्त राशि उधार ले सकते हैं। तो रातों रात उधार ले सकते हैं, यह धन आपको सीमांत अस्थायी सुविधा दर देती है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य आरबीआई से संबंधित नहीं है? तो कौन सा कार्य संबंधित नहीं है आरबीआई से? चलिए पढ़ लेते हैं। ऋण नियंत्रण है, मुद्रित नोट जारी करना है, जनता को पैसा उधार देना नहीं, अंतिम उपाय के रूप में वाणिज्य बैंकों को धन उधार देना, यह भी है। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? तीसरा आपको सही आंसर है, यानी केवल 3 ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ठीक है, चलिए आरबीआई के प्रमुख कार्य हम जान लेते हैं, क्या क्या जारी करता है। पहली सी बात कि बैंक नोट जारी करना, यानी जो नोट जारी करता हो आरबीआई ही करता है। सरकार के लिए बैंकर और ऋण प्रबंधक। ठीक है, वाणिज्यिक बैंकों के अनारक्षित नकदी का संरक्षण, विदेशी मुद्रा नकदी भंडार का संरक्षण, भारत का मौद्रिक प्राधिकारी, केंद्रीय निकासी और लेखा निपटान, क्रेडिट नियंत्रक मुद्रास्फीति पर नियंत्रण करना, बैंकिंग पर्यवेक्षण करना, ये आरबीआई का कार्य है। ना कि जनता को पैसा उधार देना आरबीआई का कार्य है, नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और आरबीआई है जो भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में भारत का केंद्रीय बैंक और नियामक संस्था है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 क्वेश्चन है, भारत को आत्मनिर्भर और स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने का प्राथमिक लक्ष्य किस पंचवर्षीय योजना का था? ये आपका पंचवर्षीय योजना तीसरी पंचवर्षीय योजना था। कौन सा? तीसरी पंचवर्षीय योजना, जो 1961 से 1966 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में शुरू हुई थी। कब हुई थी? 1961 से 1966 तक किसके नेतृत्व में शुरू हुई थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में। ठीक है, चलिए मतलब तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था कि स्वतंत्र जो है अर्थव्यवस्था, यानी एक आत्मनिर्भर और स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था की स्थापना हो, कृषि और गेहूं के उत्पादन में सुधार हो। यह तीसरी पंचवर्षीय योजना की में थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किसे कहा जाता है? राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो ये साइमन
कुजनेट्स को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? सबको पता होगा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर 34 का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 35 नंबर क्वेश्चन। 35 नंबर क्वेश्चन है, भारत में कृषि उत्पादों से संबंधित बाजार का विनिमय यानी रेगुलेट्स कौन करता है? भारत में कृषि उत्पादों से संबंधित बाजार का विनिमय रेगुलेट्स कौन करता है? तय करता है कृषि उत्पाद अधिनियम 1900 कृषि उत्पाद बाजार समिति अधिनियम, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। क्वेश्चन नंबर 36 है, भारत ने किस देश को भेंट में 20 ब्रॉडगेज रेलवे इंजन उपहार दिया है? तो बांग्लादेश को दिया है। किसको दिया है? बांग्लादेश को। ठीक है, चलिए 23 मई को दिल्ली में हुए सम्मेलन में भारत तथा बांग्लादेश के रेल मंत्री शामिल हुए थे, जिसमें यह इंजन उपहार स्वरूप में घोषणा कर दी गई, यानी घोषणा की गई। ठीक है, चलिए 37 नंबर क्वेश्चन आइए। भारत सरकार ने वर्ष 2023-24 में साधारण धान के लिए कितना न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी निर्धारित किया है? तो ये किया है आपको 2183 रुपया, यानी 2183 रुपया। ठीक है, चलिए केंद्र सरकार ने वर्तमान में 22 फसलों के लिए एमएसपी प्रदान किया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 आइए। आधे पहुंच गए हैं, 50% हो गई है, 50 और बची, यानी 75 जीके का ही हम सिर्फ इसमें करेंगे। बाकी मैथ का हम अलग से लाए रहे सेशन, जो आपको रिकॉर्ड करके मिल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 38 नंबर क्वेश्चन की ओर। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। किस मंत्रालय द्वारा पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम की शुरुआत की गई? किस मंत्रालय द्वारा पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? तो यह कार्यक्रम की शुरुआत की गई है केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए यह जो कार्यक्रम है आंगनबाड़ी केंद्रों के प्रभाविक है, जो बाल अवस्था को देखभाल और शिक्षा पर केंद्रित होगा। ठीक है, आंगनबाड़ी आप लोग सब लोग जानते होंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की ओर, जो चंद्रयान से संबंधित है। चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था उस समय, है ना, 14 जुलाई 2023 को, जो जाके 23 अगस्त को सॉफ्ट लैंडिंग हुआ था चंद्रयान 3 को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 39 नंबर क्वेश्चन की ओर। चंद्रयान 3 जिसे हाल ही में प्रक्षेपित किया गया है, उसका कुल वजन लगभग कितना है? चंद्रयान 3 एक कब हुआ था? 14 जुलाई 2023 को। इसरो ने किस रॉकेट के जरिए भेजा था? LVM-3 रॉकेट के जरिए भेजा था। कहाँ से भेजा था? श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। ठीक है, जिसका कुल वजन था 3900 kg, ऑप्शन नंबर डी। चंद्रयान फर्स्ट को 2008 में और चंद्रयान 2 को 2019 में लॉन्च किया गया था। और सॉफ्ट लैंडिंग कब हुआ था? 23 अगस्त 2023 को। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन आपको पेपर में छपना ही छपना है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। क्वेश्चन नंबर 40 है, विश्व पर्यावरण दिवस 2023 का थीम क्या है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 2023 का थीम है जो प्लास्टिक प्रदूषण के समाधान, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यानी प्रत्येक वर्ष यानी 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और 2023 में इसका थीम क्या रखा गया? प्लास्टिक प्रदूषण के समाधान। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीआई टैग 41 यानी 41 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के दुबराज चावल को जीआई टैग दिया गया है? दुबराज चावल को जीआई टैग दिया गया है, ये आपका छत्तीसगढ़ में दिया गया है। किसको दिया गया है दुबराज चावल को? छत्तीसगढ़ में। चलिए थोड़ा सा और जीआई टैग, मरखा चावल नाम तो सुने होंगे, मरखा चावल जो बिहार का जीआई टैग दिया गया है। आप
ये क्वेश्चन ध्यान में रखिएगा, मरखा चावल से, सॉरी मरखा चावल से, हाँ मरखा चावल से आप ध्यान में रखिएगा। ये किसका जीआई टैग मिला है? तो बिहार का। ये क्वेश्चन छपेगा पेपर में और छपेगा। चलिए तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो रीवा आम के नाम सुनेंगे तो रीवा आम मध्य प्रदेश को मिला है, सिंह स्कोस लद्दाख को मिला है, हाथरस की हींग उत्तर प्रदेश को मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मरखा चावल याद रखिएगा, ठीक है, बिहार को मिला है। 42 नंबर क्वेश्चन आइए, निम्नलिखित राज्य एवं उनके राज्यपाल का कौन सा सुमेलन नहीं है? केरल में आरिफ मोहम्मद खान, सही है। नागालैंड में लॉक गणेशन, त्रिपुरा में गुरमीत सिंह नहीं है, त्रिपुरा में गुरमीत सिंह नहीं है, सत्यदेव नारायण आर्य हैं। कौन है त्रिपुरा में? सत्यदेव नारायण आर्य। राजस्थान में कलराज मिश्र, सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी गलत है। इसका हो जाएगा सत्यदेव नारायण आर्य। त्रिपुरा में सत्यदेव नारायण आर्य, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में कुल कितने टीम भाग ले रही हैं? तो कुल टीम 10 ले रही हैं। जो अभी इंडिया टॉप पर चल रही है, अभी एक भी मैच नहीं हारी है। आगे देखते हैं क्या होता है, क्योंकि अभी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी दे रही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। 44 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार का नया महाधिवक्ता किसे नियुक्त किया गया है? बिहार के महाधिवक्ता पीके शाही को नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है? पीके शाही को, जो 13 जनवरी 2023 को, ठीक है, 13 जनवरी 2023 को पीके शाही यानी प्रशांत कुमार शाही। चलिए आगे बढ़ते हैं 45 नंबर क्वेश्चन। 45 नंबर क्वेश्चन है, साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है जॉन फॉसे, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। यानी 5 अक्टूबर 2023 को स्वीडिश अकादमी द्वारा नोबेल पुरस्कार 2023 की घोषणा की गई है, ठीक है। जो पुरस्कार किसको मिला? जॉन फॉसे को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2022 में ये पुरस्कार किसको दिया गया था? एनी एर्नाकस को। आगे बढ़ते हैं 46 नंबर क्वेश्चन। 46वां क्वेश्चन है, नागे वाजा शब्दावली किस खेल से संबंधित है? नागे वाजा शब्दावली किस खेल से संबंधित है? तो जूडो से, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो शतरंज है नाइट से, शतरंज नाइट से है, ठीक है। गोल्फ कैडी से है, गोल्फ कैडी से है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47। प्रोलॉग किस पीढ़ी की कंप्यूटर भाषा है? तो प्रोलॉग है जो पंचम पीढ़ी का, प्रोलॉग है जो पंचम पीढ़ी का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 48 नंबर क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास का मुख्यालय रोम में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की ओर। 49 नंबर क्वेश्चन है, नकटा लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? नकटा लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो नकटा है महाराष्ट्र से, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड में छऊ है, झारखंड में छऊ है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 50। निखिल बनर्जी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? निखिल बनर्जी का संबंध सितार से है। किससे? सितार से। सितार से और किस किस के था? पंडित रविशंकर, निखिल बनर्जी, बंदे हसन एवं विलायत खां का संबंध है, ठीक है। शहनाई से बिस्मिल्लाह खां, शहनाई से बिस्मिल्लाह खां, शहनाई से बिस्मिल्लाह खां, और तबला से अल्लारखा खां, बांसुरी से हरिप्रसाद चौरसिया, संतूर से भजन सोपारी और पाखवाज से इंद्र राणा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51। डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो डीसी जनरेटर है जो फैराडे पर काम करता है, यानी फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की ओर। 52 नंबर क्वेश्चन है,
प्रकाश के वन विक्षेपण में लाल रंग का परास कितना होते हैं? प्रकाश के वन विक्षेपण यानी सबसे ज़्यादा होता है भाई जब लाल रंग में, तो 6200 से 7800, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन है, ध्वनि की प्रबलता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? ध्वनि की प्रबलता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो ये कंपन का आयाम से, यानी एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की ओर। जल के विद्युत अपघटन के समय बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल से जुड़े इलेक्ट्रोड पर निम्न में से कौन सी गैस बनती है? तो कौन सी गैस बनती है? जल के विद्युत अपघटन के समय बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल से जुड़े इलेक्ट्रोड पर निम्न में से कौन सी गैस बनती है? तो ये हाइड्रोजन गैस बनती है, ऑप्शन नंबर ए। कौन सी गैस बनती है? हाइड्रोजन गैस, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन, 55वां क्वेश्चन है, लाल रंग की वस्तु लाल क्यों दिखाई देती है? क्योंकि लाल रंग की वस्तु पर परावर्तित कर देती है। क्या करती है? परावर्तित करता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए, 55 का ए। ठीक है, कोई लाल रंग की वस्तु हमें लाल रंग की दिखाई देती है क्योंकि ये श्वेत प्रकाश के सभी रंगों को सोख लेती है, यानी एब्जॉर्ब कर लेता है, किंतु केवल लाल रंग को परिवर्तित करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की ओर। कार्य का मान किन किन स्थितियों में शून्य हो सकता है? तो कार्य का मान, एक विस्थापन होना चाहिए जब आरोपित बल शून्य हो नहीं, बल एवं विस्थापन की दिशाएं परस्पर लंबवत हो, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बी और सी दोनों होगा। जब विस्थापन शून्य हो और बल एवं विस्थापन की दिशाएं परस्पर लंबवत हो तो शून्य होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की ओर। क्वेश्चन नंबर 57 है, प्रतिरोध के दो तार R1 तथा R2 समांतर क्रम में जुड़े हैं, संयोजन का तुल्य प्रतिरोध कौन सी हो गए? तो R1.R2 बटे R1 प्लस R2, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 58 की ओर। निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय विकिरण में सबसे लंबे तरंग दैर्ध्य होते हैं? तो सबसे लंबे तरंग दैर्ध्य होते हैं रेडियो तरंग, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए इसको हम थोड़ा सा क्रम बता दें लंबाई के अनुसार। सबसे पहले गामा किरण, उसके बाद एक्स किरण, पराबैंगनी किरण, अवरक्त किरण, उसके बाद रेडियो तरंग, यानी सबसे कम किसका होता है? गामा किरण का, उसके बाद किसका होता है? एक्स किरण का, उसके बाद किसका होता है? पराबैंगनी किरण का, उसके बाद किसका होता है? अवरक्त किरण का, उसके बाद रेडियो तरंग। चलिए आगे बढ़ते हैं 59 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन एक मिश्रण का उदाहरण है? तो कौन एक मिश्रण का उदाहरण है? इस्पात। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की ओर। क्वेश्चन नंबर 60 है, कार्नेलाइट किस धातु का अयस्क है? कार्नेलाइट किस धातु का अयस्क है? तो पोटेशियम का। किसका है? कार्नेलाइट पोटेशियम का अयस्क है। इसका सूत्र अगर हम बताएं तो KCl.MgCl3.6H2O। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 61 नंबर क्वेश्चन है, हीलियम के नाभिक में क्या होता है? तो हीलियम के नाभिक में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, हीलियम सबसे हल्की नोबेल गैस है। ठीक है, इसकी परमाणु संख्या 2 है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 62। क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है, क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है तो ये रंगीन रसायन के मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में, ऑप्शन नंबर डी, 63 का डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 62 ना, सॉरी
चलिए 62 रंगीन रसायन के मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में। 63 नंबर आते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन है, माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से होते हैं एल्युमिनियम ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर डी। 64 आइए। जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत होता है 0%। जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत होता है 0%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 की ओर। 65 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक है? तो सबसे सर्वाधिक है एल्कोहल की। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक है एल्कोहल की। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की ओर। ऑक्सीकरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, ऑक्सीजन का संयोग होता है, विद्युत धनात्मक समूह के अनुपात में वृद्धि होती है, उपयुक्त में से एक से अधिक। यानी ये आपका उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, ऑक्सीजन का संयोग होता है, भी विद्युत धनात्मक समूह के अनुपात में वृद्धि भी होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 67। बहुत ही अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन और बहुत ही अच्छे प्रश्न है। मस्टर्ड गैस का उपयोग किया जाता है किसके लिए? तो ये किया जाता है आपको मस्टर्ड का उपयोग रासायनिक युद्ध में। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, और इसका रासायनिक नाम है डाइक्लोरो डाइएथिल सल्फाइड। ठीक है, मस्टर्ड गैस का रासायनिक नाम क्या है? डाइक्लोरो डाइएथिल सल्फाइड। आगे बढ़ते हैं 68 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन एक विस्फोटक नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन एक विस्फोटक नहीं है? तो आपका नाइट्रोक्लोरोफॉर्म, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये है जो मरीज को बेहोश करने में उपयोग किया जाता है। नाइट्रोक्लोरोफॉर्म जो है मरीज को बेहोश करने में उपयोग किया जाता है। बाकी अन्य जो है TNG, TNT, पोटेशियम, ये सब विस्फोटक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 69। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? तो पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव नीलहरित शैवाल है। ठीक है, नीलहरित शैवाल। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की ओर। क्वेश्चन नंबर 70 है, गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के अपने तापक्रम को हमेशा एक सा बनाए रखते हैं। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यानी गर्म रुधिर वाले यानी वार्म ब्लड है जो जंतु अपने शरीर के तापमान को हमेशा एक सा बनाए रखते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 71। 71 नंबर क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड। सुंदरी निमेटोफोर, सुंदरी का निमेटोफोर, अम्रवेल चूसन मूल, सिंघाड़ा है जो स्वांगीकरण मूल, प्याज है जो भूमिगत तना है। यानी ए का 2, बी का फर्स्ट, सी का 4, डी का 3। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 72। शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी क्या है? शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी क्या है? शल्य क्रिया में कुल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन। ऑप्शन नंबर सी। 72 का सी। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन आइए। 3 क्वेश्चन और बचा है। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो ये छोटी आंत में, जो सबको पता होगा। ठीक है, मुंह से प्रारंभ होकर बड़ी आंत तक रहता है, जो कि किंतु अधिकांश भाग पाचन कहाँ होता है? सबसे ज़्यादा छोटी आंत में। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 74। इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु उपस्थित होती है? तो कौन सी धातु उपस्थित होती है? ये जस्ता। ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 75 नंबर आते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन है, हेपेटाइटिस रोग से मनुष्य के शरीर का सीधा प्रभावित होने वाला अंग है?
यकृत, कौन सा है? यकृत। ठीक है। हेपेटाइटिस एक संक्रामक रोग है जो हेपेटाइटिस बी नामक वायरस से होता है। इसमें लीवर सूज जाता है, ठीक है, जलन पैदा होता है। अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे आपका क्वेश्चन है 76 से लेकर 100 तक आपको मिलेगा मैथ की क्वेश्चन। ठीक है, किसकी मिलेगी? मैथ की क्वेश्चन आपको 100 तक मिलेगी। 100 से आपको 150 तक आपको रीजनिंग का क्वेश्चन मिलेगा, जो हम आपको बोर्ड के माध्यम से आपको हम बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और हम जल्द ही वीडियो आपको अपलोड करके मैथ की और रीजनिंग की दोनों हम आपको देंगे। आप लोग सेट प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन भी मिलेगा। तो चलिए, इसी के साथ अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। तब हम आपसे इजाज़त लेते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।